तो कल हमने डिस्कस किया था सीपीयू आर्किटेक्चर, जिसमें हमने सीपीयू का और इसके कंपोनेंट्स का ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम सीपीयू कंपोनेंट्स को थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। तो जो मेनली डिस्कशन है वो सीपीयू कंपोनेंट्स के बारे में है आज का। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स हैं, in this slide they have been shown: control unit, ALU, registers, internal cache memory। तो मैंने ये बताया था कि जो इंटरनल कैश मेमोरी और रजिस्टर्स हैं उनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी टू सीपीयू। उसके बाद मेमोरी इंटरफेस सर्किटरी होती है, जिसमें सीपीयू का इंटरकनेक्शन होता है प्राइमरी मेमोरी के साथ। और इसके बाद इनपुट आउटपुट इंटरफेस सर्किटरी भी होती है, जिसमें सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा एक और प्रोसेसर होता है डीएमए चिप के फॉर्म में, जिसको हम आईओ मॉड्यूल या आईओ प्रोसेसर बोलते हैं। वो कनेक्टेड होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट, जैसे मैंने कल बताया था कि ये सीपीयू के अंदर का वो पार्ट है जो सारे यूनिट्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस कि जो सीपीयू के अंदर सिग्नल्स फ्लो हो रहा है, सीपीयू इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इट इज बेस्ड ऑन द सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो सीपीयू के अंदर जो सिग्नल फ्लो हो रहे हैं या आउटसाइड द सीपीयू, that is provided by the control unit। तो एक तरह से कंट्रोल यूनिट में क्या है कि टाइमिंग और कंट्रोल सर्किट होता है इसमें, जो सीपीयू के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और जो प्रोसेसर क्लॉक की बात करते हैं वो इसी कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, जो हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो that is the part of that clock is the part of control unit। तो प्रोसेसर हमारा क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस, वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं और स्मॉल कंपोनेंट्स। ठीक है, जिनको हम बेसिक स्टेप्स भी बोल सकते हैं या जिनको हम माइक्रो ऑपरेशन भी बोलते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस micro operations and instructions in more detail। तो कंट्रोल सिग्नल की बात करते हैं, इसको रीड आउट कर लो, जो पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल्स वैसे तो मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। और ये सिग्नल कुछ टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। जो क्लॉक होती है, तो क्लॉक जनरेट्स द सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। तो ये सिग्नल्स सारे यूनिट्स को उसके ऑपरेशंस के लिए सपोर्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये दिख रहा है, इधर सीपीयू है लेफ्ट में, राइट में मेन मेमोरी है। तो सीपीयू के अंदर मैंने रजिस्टर शो हो रखे हैं और बाकी कोई कंपोनेंट शो नहीं हो रखा है। और मेन मेमोरी में देखो कि इधर 0, 1, 2 से लेके 2n-1, ये क्या है? मेमोरी लोकेशंस हैं। रैम के अंदर मेमोरी लोकेशंस हैं। मेन मेमोरी है तो रैम और रोम दोनों हो सकती है। तो मेमोरी लोकेशंस हैं, इन्हीं को हम एड्रेस बोलते हैं। और इधर बीचों बीच N और B, ठीक है, N सबसे ऊपर एरो में लिखा है N, तो दे आर द एड्रेस लाइन जो सीपीयू से मेमोरी की तरफ
पॉइंट हो रही हैं, दीज आर एड्रेस लाइन, कि सीपीयू मेमोरी के किसी एड्रेस या किसी लोकेशन को रिफर करता है। तो एन लाइन्स हैं जो एरो में इटैलिक लाइन बनी हुई है एन के साथ, वो ये डिक्टेट करती है कि वो एक से ज्यादा लाइन्स हो रही है। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि इटैलिक लाइन क्यों है एन डिवाइडेड बाई, तो ये ऐसा नहीं है, वो एरो के अंदर एक तिरछा वो लगा हुआ है स्लैश, इसका मतलब कि एक लाइन हमारी कई लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डायग्राम में उसको बनाना फीजिबल नहीं होता है, तो उसका मतलब यही है। तो ये एड्रेस बस है जो सीपीयू से मेमोरी की तरफ जा रही है। सीपीयू रीड्स द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है। और नीचे है बी, तो वो है डेटा बस या डेटा लाइंस। तो इसमें एरो दोनों तरफ है। कोई बता सकता है कि एरो एक तरफ और दोनों तरफ क्यों है? एड्रेस लाइन में एक तरफ क्यों है एरो? क्योंकि सीपीयू मेमोरी का एड्रेस रिफर करता है, जबकि डेटा लाइन दोनों तरफ है कि डेटा सीपीयू से मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से सीपीयू में, मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर्स में जाएगा डेटा, और सीपीयू रजिस्टर से मेमोरी में जाएगा। फिर नीचे वाला एरो है आर, उसका मतलब है रीड सिग्नल, सीपीयू रीड्स द मेमोरी। फिर है डब्ल्यू, उसका मतलब है राइट, सीपीयू एक बार मेमोरी को रीड करेगा, फिर जो चेंजेस हुए हैं वो मेमोरी में राइट करके फिर उस लोकेशन पर राइट करेगा। जैसे असाइनमेंट ऑपरेशंस होते हैं, हमने कोई कैलकुलेशन किया c = a + b, तो a और b की वैल्यू मेमोरी से सीपीयू में जाएंगी एडर में, वो सीपीयू के अंदर एलयू के अंदर एडर में ऐड होंगी, और फिर ऐड होके वैल्यू वापस मेन मेमोरी में आएगी लोकेशन c पर। तो ये राइट ऑपरेशन, ठीक है। और ये तीसरा एरो है वो सीपीयू की तरफ, वो कंप्लीट मतलब एक्नॉलेजमेंट शो हो रहा है सीपीयू को मेमोरी के द्वारा कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, रीड, राइट और कंप्लीट या एक्नॉलेजमेंट। और एन एड्रेस लाइन है, तो ये तुम समझते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कि दे रिफर टू द 2⁻n मेमोरी लोकेशंस। अगर हमारे पास n लाइंस हैं तो ऑब्वियसली अगर 2 लाइन है तो हम 0 और 1 उससे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? अगर 2 लाइन है तो वी कैन मेक 2⁻², 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 3 लाइन है तो कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? 2⁻3 जिसमें 8। तो अगर 4 इसी तरह का 4 एड्रेस लाइन है तो हम 4 से 2⁻4 लोकेशंस को रेफर कर सकते हैं। तो n अगर लाइन है तो वी कैन रेफर अप टू 2⁻n एड्रेसेस या मेमोरी लोकेशंस। तो आई थिंक दिस डायग्राम इज pretty much clear to you. क्लियर है ना? डाउट तो नहीं इस डायग्राम? अब कंट्रोल लाइंस की बात करते हैं। तो कंट्रोल लाइंस क्या है? एक तरह से कि जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको ये कैरी करती या ट्रांसफर करती कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स हो गया रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, जो सिग्नल्स रीड के लिए फ्लो हो रहा है, राइट के लिए फ्लो हो रहा है, या एक्नॉलेजमेंट के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट के एक पार्ट के द्वारा भेजे जाते हैं। कंट्रोल यूनिट का एक पार्ट होता है सीक्वेंसर, जो कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का इनपुट क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। जो इंस्ट्रक्शंस लो लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं मेमोरी में आए, उनको ये एक्सेप्ट करता है उस इंस्ट्रक्शन के एक पर्टिकुलर पार्ट को। इसको हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में, कि जब मेमोरी से हमारा इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आता है तो कंट्रोल यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शंस का कौन सा पार्ट जाता है, कौन सा पार्ट रजिस्टर के अंदर जाता है, ठीक है।
तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो इनपुट है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तरह से उसका ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन जो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसका कोड कंट्रोल यूनिट एज ए इनपुट लेता है, और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है एज आउटपुट। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स हमारे क्या है कि माइक्रो ऑपरेशंस को इनिशिएट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है तो ये डिटेल में हम देखेंगे जब पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तब देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑपरेशन कोड यानी ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स। तो जो ऑपकोड है वो यूज होता है कंट्रोल सिग्नल की सेटिंग के लिए। ठीक है, जो ये डिटरमिन करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ऑपरेंड्स हैं, वो एक तरह से ऑपरेंड्स हैं जिस पे ऑपरेशन होना है, या ये कह सकते हैं कि लोकेशन ऑफ ऑपरेंड्स है मेमोरी में। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांसफर सिग्नल्स है और दूसरा बस कंट्रोल सिग्नल्स है। तो ट्रांसफर सिग्नल में ये तीन तरह की ट्रांसफर के लिए सिग्नल आते हैं। जो ट्रांसफर सिग्नल है वो डिक्टेट करता है मेमोरी रीड राइट, मेमोरी रीड या राइट के लिए सिग्नल यूज होता है, वो ट्रांसफर सिग्नल के अंदर आता है। दूसरा एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर का, कि मेमोरी से एक्नॉलेजमेंट आएगा सीपीयू के पास कि हाँ मेमोरी ने डेटा रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो इंटरप्ट्स को भी हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में। इंटरप्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था एक तरह से कि सीपीयू कोई वर्क कर रहा है और बीच में कोई प्रोग्राम आया या कोई हार्डवेयर तुमने इंसर्ट किया। सपोज प्रोग्राम चल रहा है या एडिटर जो चल रहा है, तुमने पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट की, तो पेन ड्राइव की विंडो ओपन होके आ गई, तो वो क्या है, इंटरप्ट। तुमने सीडी इंसर्ट की, सीडी की विंडो ओपन होके आ गई, या बीच में कोई एरर आई, उसकी इंटरप्ट आ गई। इंटरप्ट मतलब कि बाधा, सीपीयू जो वर्क कर रहा है उसके बीच में कोई अगर बाधा आती है, कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है सीपीयू के पास, तो दैट इज एन इंटरप्ट। तो सीपीयू उस को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। और ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे तुम सपोज कॉल कर रहे हो, कॉल चल रही है, कोई बीच में एक और कॉल आती है, तो वो क्या है, इंटरप्ट ही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस कॉल को जो आ रही है बीच में एक्सेप्ट करो या नहीं। अब ये किस बात पे डिपेंड करती है एक्सेप्ट करो या नहीं। अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है तुम्हारी करंट कॉल से, यू विल एक्सेप्ट इट। यही सीपीयू के साथ होता है। एक प्रोग्राम चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जबरदस्ती कोई इंटरप्ट शो करिए उसको, तो सीपीयू के ऊपर है ये कि उसको वो एक्सेप्ट करे या ना। इंटरप्ट बेस्ड शेड्यूलिंग हमने पढ़ा था ना, प्रायोरिटी बेस्ड, तो इट इज रिलेटेड विद द इंटरप्ट। किसी प्रोग्राम की अगर प्रायोरिटी ज्यादा है तो सीपीयू विल परफॉर्म दैट प्रोग्राम। जैसे तुमने पेन ड्राइव यूज करी सपोज, हाँ वन थिंग मोर कि ये जो है तुम्हारा क्लासरूम लेक्चर है। सिंपली अगर इससे तुम कनेक्ट हो रहे हो, दैट डजंट मीन कि योर अटेंडेंस विल बी काउंटेड। इट्स नॉट ऑनलाइन क्लास। ठीक है, क्लासरूम लेक्चर है तो अटेंडेंस विल बी काउंटेड फ्रॉम द क्लास ओनली। जब 10 से 5 के बाद क्लास ली जाएगी, that attendance will be counted for this academic purpose. क्लासरूम की अटेंडेंस क्लास में, यहाँ से ये काउंट नहीं होगी। जुड़े हो सिर्फ इसलिए कि लेक्चर पढ़ रहे हो, फॉर योर सुटेबिलिटी, बिकॉज यू आर रिसीविंग द
PPT slides. So you are connected, not because your attendance will be coming. I will take the attendance. So inform to all the students accordingly. Beyond the college timing 10 to 5, if extra class will be there, attendance will be done. This is the classroom lecture. So we have completed this transfer signal. उसके बाद है बस कंट्रोल सिग्नल्स. तो बस कंट्रोल सिग्नल्स बस से रिलेटेड. बस मैंने बताया था, बस क्या है? डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, कनेक्शन लाइंस, इंटरकनेक्शन लाइंस. ठीक है. तो बस बार, तो बस यहाँ पे वो ट्रेवलिंग वाली बस से मतलब नहीं. बस इसलिए बोल रहे हैं कि इट कैरीज द कनेक्शन, इंटरकनेक्शन विच कैरीज द सिग्नल्स. तो कंट्रोल सिग्नल ये दो टाइप में आते हैं, ट्रांसफर सिग्नल और बस कंट्रोल सिग्नल. कंट्रोल सिग्नल जैसे क्लियर है कि दैट इज यूज्ड बाय द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. तो इसको हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं कंट्रोल सिग्नल. एक तो सीपीयू के अंदर, दूसरा सीपीयू के बाहर. सीपीयू इटसेल्फ बीइंग ए मशीन, तो सीपीयू के अंदर सिग्नल यूज हो रहे हैं कंट्रोल सिग्नल्स. दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल टू द प्रोसेसर. ठीक है. और दूसरा जो सीपीयू के बाहर है, दे आर एक्सटर्नल टू प्रोसेसर. अब इंटरनल टू प्रोसेसर हम देखते हैं कि क्या क्या है. तो इंटरनल टू प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट से एएलयू में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एएलयू से रजिस्टर्स में ट्रांसफर हो रहा है, रजिस्टर टू एएलयू, एएलयू दो रजिस्टर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है डेटा. तो ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द रजिस्टर्स, ये हम रजिस्टर्स की अभी डिटेल में डिस्कस करने हैं, जो हम करेंगे आफ्टर 1 और 2 लेक्चर. ठीक है. तो ये तीनों पॉइंट पढ़ लो कि इंटरनल टू सीपीयू ये सिग्नल कहाँ है. ठीक है. तो इंटरनल पार्ट सीपीयू के आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स. तो इनको हम बोलते हैं इंटरनल टू प्रोसेसर. दूसरा एक्सटर्नल टू प्रोसेसर है. तो एक्सटर्नल टू प्रोसेसर्स बाकी सारी डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी, और बाकी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स डिवाइसेस. सीपीयू के बाहर जो भी डिवाइसेस हैं, उनके लिए जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, दे आर एक्सटर्नल टू प्रोसेसर. अब आते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू. तो हम सभी जानते हैं, कल मैंने बताया भी था, इट इज द इनबिल्ट कैलकुलेटर फॉर सीपीयू, फॉर कंप्यूटर. ठीक है. तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, या लॉजिकल ऑपरेशन, शिफ्ट, और, एंड, एक्सओआर, नॉट, नैंड, कॉम्प्लीमेंट, कंपैरिजंस, लेस देन, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, जो भी ऑपरेशंस हैं लॉजिकल एंड अरिथमेटिक, दे ऑल आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू. एएलयू के ऑपरेशंस, एएलयू को जो इनपुट डेटा मिलेगा उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. रजिस्टर के बीच, इसी बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेमोरी से जो डेटा आएगा, वैल्यूज आएंगी, वो सबसे पहले तो रजिस्टर्स में आएंगी, उसके बाद एएलयू में आएंगी. या एक तरह से ये कह सकते हो कि एएलयू के थ्रू अगर डायरेक्टली रजिस्टर कनेक्टेड है ही, रजिस्टर और एएलयू का अगर हम डायग्राम देखेंगे तो वी विल सी कि मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एएलयू. तो रजिस्टर्स में वैल्यू आती है, एएलयू विल एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर्स. तो ये एएलयू जो भी ऑपरेशन करेगा, जो भी वैल्यू लेगा, वो सीपीयू की इंटरनल मेमोरी से ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. अब एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट. तो एएलयू में
जनरली 2 इनपुट पोर्ट होते हैं, 2 वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और एक आउटपुट पोर्ट है, मतलब 2 इनपुट और एक आउटपुट। अगर एडर है 2 वैल्यू लेगा, ऐड करेगा, मल्टीप्लायर है, कंपैरेटर है, कंपैरेटर भी पढ़ा होगा तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज अ पार्ट ऑफ एएलयू। 2 वैल्यू को कंपेयर किया, फिर उनका रिजल्ट दिया। तो जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है एएलयू द्वारा, तो वैल्यू और कमांड्स सिग्नल के फॉर्म में एएलयू को सेंड की जाती है, ठीक है, और रिजल्ट फिर वापस एएलयू से होकर रजिस्टर में, मेमोरी में, जहां भी जाना होता है चला जाता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, 2 वैल्यू लोड करेगा 2 रजिस्टर्स में, और एएलयू को सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि उन 2 वैल्यू के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो एएलयू के अंदर उस यूनिट को ये एक्टिवेट करेगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जैसे सपोज 2 वैल्यू को ऐड करना है, तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल एडर के लिए भेजेगा, एडर एक्टिवेट होगा, 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ऐड करेगा, और उनको फाइनल किसी रजिस्टर में स्टोर कर देगा। तो अब जो 2 ये वैल्यू स्टोर हुई है, वो जैसे अगर c + 2a + b की बात कर रहे हैं, तो वो 2 वैल्यू मेमोरी लोकेशन c पर जाएंगी। मेमोरी लोकेशन c कहाँ, प्राइमरी मेमोरी में हो, वहां पे चली जाएंगी। और उसके बाद अगर हम रिजल्ट को कहीं और भेजना चाह रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क पे, तो वी कैन सेंड, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी में आया रिजल्ट, उसको भी हम सेंड कर सकते हैं जहां भी चाहें। हम चाहें तो उसको स्क्रीन पर भेज सकते हैं, वैल्यू को स्क्रीन पर कैसे भेजते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड के द्वारा। सी की जो भी वैल्यू आई, अगर हम प्रिंटफ लिखते हैं सी लैंग्वेज में, तो वो स्क्रीन पर चली जाएगी वैल्यू। अगर हम उसको लिखते हैं एस प्रिंटफ, प्रिंटफ से अगर प्रिंट कराते हैं तो स्क्रीन पर जाएगी, एस प्रिंटफ से अगर प्रिंट कराते हैं तो स्क्रीन पर ना जाके वो किसी स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी मेमोरी के अंदर। हम चाहें तो इस वैल्यू को किसी फाइल में भेज सकते हैं, एफ प्रिंटफ करके। एफ प्रिंटफ कमांड होती है, तो वो वैल्यू स्क्रीन पे ना शो होके फाइल में चली जाएगी, और उस फाइल के लिए अगर हमें यूज करना है तो हमें फाइल पॉइंटर का यूज करना होता है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग पढ़ी है सब लोगों ने? अगर ना पढ़ी हो तो यू कैन सी माय वीडियो लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज फाइल हैंडलिंग, so it will be easily understood. Complete C language lectures are there. ALU को डायग्रामेटिकली इस तरह हम शो करते हैं, ठीक है। 2 ऑपरेंड हैं, फाइनली एक रिजल्ट जनरेट हो रहा है, और इसमें क्या है कि फ्लैग्स हैं, ZN, 0, नॉन जीरो, कैरिटी, पैरिटी, ठीक है। तो ये फ्लैग का मतलब ये है कि जब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो फ्लैग्स जनरेट होते हैं। जैसे 2 वैल्यू को ऐड किया एडर से, एडर याद आ रहा है सभी लोगों को? 2 वैल्यू ऐड करते हो तो क्या क्या आउटपुट आते हैं एडर के आउटपुट? कैरी और तो सॉरी कैरी ही तो होता है उसमें, और सब्ट्रैक्टर में होता है एक तो फाइनल रिजल्ट और दूसरा कैरी या पैरिटी, ठीक है। मतलब सॉरी कैरी, अगर एडर से तुम ऐड करते हो 2 वैल्यू तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा, एक कैरी आएगा, जिसको अलग स्टोर करते हैं कैरी को। अगर 2 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में एक तो फाइनल रिजल्ट हो गया और दूसरा हो गया बोरो। इसी तरह हम जब कंपैरिजन करते हैं तो फ्लैग्स जनरेट होता है कि अगर वैल्यू कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू है तो ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0, रिजल्ट 0 है या नॉन जीरो, ये सारी चीजें फ्लैग्स। इनको हम रजिस्टर्स में डिस्कस करेंगे, जब रजिस्टर डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस दिस। तो एएलयू के अंदर एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर में यही है उसकी
ALU क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जिसमें एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, जो भी नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, और रजिस्टर्स भी होते हैं उसके अंदर, फ्लिप फ्लॉप्स, गेट्स, और डिफरेंट यूनिट्स लॉजिक गेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ALU हमारा क्या है? कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों है, जहां पर इनपुट हमारे ऑपरेंड और कंट्रोल सिग्नल हैं और आउटपुट है रिजल्ट एंड कैरीज। कैरीज की जगह बोरो भी यूज कर सकते हो, कैरी और बोरो। कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट हमने पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो एक तरह से हम ALU के अंदर सपोज करो एडर और मल्टीप्लेक्सर वाला कॉम्बिनेशन यहाँ यूज कर रहे हैं। तो एडर में ये इनपुट ऑपरेंड्स आएंगे, तो आउटपुट मिलेगा, कैरी मिलेगा, और मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कंट्रोल सिग्नल यहाँ जाएगा जनरेट होके, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल हमारा कंट्रोल यूनिट से जनरेट होके मल्टीप्लेक्सर में जाएगा और मल्टीप्लेक्सर से मिक्स होके फिर वो एडर को मिलेगा। डेटा एंड कंट्रोल इनपुट्स, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है ALU के अंदर, वो दो इनपुट लेता है, डेटा इनपुट एंड कंट्रोल इनपुट, कंट्रोल सिग्नल्स डेटा के साथ, ठीक है। कंट्रोल इनपुट ये बताता है कि जो डेटा इनपुट है उसके साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें। जैसे डेटा सपोज दो वैल्यू आई, अब उन दो वैल्यू के साथ क्या करना है, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि वो बताएगा, कंट्रोल यूनिट बताएगा कंट्रोल सिग्नल से कि अगर समेशन होना है तो वो कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, वो सिग्नल ALU को ही तो एक्टिवेट करेगा। दो वैल्यू के साथ ALU में क्या ऑपरेशन होना है और ALU का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, ये तो कंट्रोल सिग्नल द्वारा ही डिसाइड होगा, ठीक है। जैसे तुमने कॉल लगाया, तो कॉल लाखों करोड़ों लोग हैं, किसको कॉल लगाना है, वो तो सिग्नल तो तुम्हारा उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही तो एक्टिवेट करेगा जाके। यही चीज वहां है कि ALU के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो किसको एक्टिवेट करना है, ये कंट्रोल सिग्नल। जैसे हमारा सिग्नल यहाँ से जाता है मोबाइल से दूसरे के, ऐसे वहां भी है, कंट्रोल यूनिट से ALU तक सिग्नल जाएगा और ALU के उस पर्टिकुलर पार्ट को एक्टिवेट करेगा। तो अगर हम कुछ और एलोबरेट करें ALU के अंदर को सर्किट को, तो हम कुछ इस तरह देख पाएंगे, ठीक है। कि स्टेटस फ्लैग, फ्लैग रजिस्टर, शिफ्टर, शिफ्ट रजिस्टर, कॉम्प्लीमेंटर, कॉम्प्लीमेंटर डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और अरिथमेटिक एंड बुलियन लॉजिक, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सर्किट हैं बुलियन लॉजिक और अरिथमेटिक के लिए। और इधर राइट हैंड साइड में ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, ठीक है। अब ये सारी टर्म है जो डिकोड और फ्लैग, ये हम डिटेल में आगे पढ़ना है। और इधर इंटरनल CPU बस है, ठीक। तो ALU के अलग अलग पार्ट के डायग्राम मैंने शो करे हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट ALU को देखोगे तब तो बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली शोन ऑन ए पेपर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम एक सिंगल डिवाइस का ही डायग्राम देखो तो कॉम्प्लिकेटेड बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और सारी डिवाइस मिक्सअप करके बनाओगे तो इट्स अनेबल टू ड्रॉ। अब बात करते हैं रजिस्टर सेट की। तो रजिस्टर्स सेट का मतलब द कंप्लीट सेट ऑफ द रजिस्टर्स अवेलेबल इनसाइड द CPU। CPU के अंदर जितने भी रजिस्टर्स अवेलेबल हैं उनका कंप्लीट सेट, ठीक है।
तो रजिस्टर्स हमारे क्या है, बहुत हाई स्पीड मेमोरी है, इट वर्क्स विद द स्पीड ऑफ सीपीयू। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी या जो सबसे हम कह सकते हैं कि मेमोरी जो सबसे फास्ट है कंप्यूटर के अंदर वो रजिस्टर है। उसके बाद कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है मतलब रैम, फिर रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में फिर अलग अलग फिर हायरार्की है, फिर टर्सरी मेमोरी। तो रजिस्टर हमारे 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, इस तरह के 8 बाइट तक के रजिस्टर अवेलेबल हैं आज के सीपीयू में, जिनका जो कि हमारे टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस हैं। तो रजिस्टर क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो रजिस्टर कुछ भी एड्रेस, डेटा, वैल्यू, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एड्रेस, डेटा, वैल्यू, इंस्ट्रक्शन, जनरली ये चीजें स्टोर करता है। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सकता है उसमें, एड्रेस किसी लोकेशन का स्टोर हो सकता है, ठीक है, या 2 रजिस्टर कंबाइन होके भी एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टेम्परेरी वैल्यूज को स्टोर करता है, डेटा, एड्रेस, फ्लैग वगैरह को टेम्परेरीली स्टोर करता है रजिस्टर हमारा, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेसर में अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, मतलब टाइप से मतलब कि नंबर, कुछ तो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं और कुछ हमारे स्पेशल पर्पज होते हैं। ये उसी तरह है जैसे कोई भी मशीन या डिवाइस तुम खरीदो तो बेसिक ऑपरेशंस तो सेम होता है, लेकिन एसेसरीज चेंज होती जाती है। तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड रजिस्टर्स, इसको पढ़ लो 3 पॉइंट को, और इसी के साथ हमारा लेक्चर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही 3 पॉइंट लिखे हैं जो मैंने समझाया है। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड today's discussion for CPU components. Okay, so now I am closing this meeting.